हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। जो टॉपिक है आपके द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस और ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एलटी ग्रेड होम साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, AWES की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज मैं थोड़ा डिटेल्ड में बात करूँगी। जब लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एलटी ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक तो हैप्लॉइड नंबर पूछा गया था आपसे, वो किससे रिलेटेड है। एंड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरेंज करना था एक ऑर्डर ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन। तो उसको कैसे हम अरेंज करेंगे, उसके कौन कौन से ब्रॉड डोमेन होते हैं, कौन कौन सी ब्रॉड प्रोसेस होती हैं, वो देखिए आज आप यहाँ जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो आपको देखिए मेन एक चीज़ समझनी है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो देखिए 3 मेन प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जो 3 मेन प्रोसेस होते हैं, जैसे कैसे मैं आपको प्रोसेस को समझाऊं। जैसे आप बात करते हैं मैनेजमेंट में, बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में मेन प्रोसेस क्या होता है भाई? प्लानिंग होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है, एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। लेकिन इसके बीच में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक सुपरविजन होता है, लाइक बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की। तो इसमें जो मेन डोमेन होते हैं, जो मेन बड़े जो आप समझ लीजिए प्रोसेस होती हैं, तो नंबर 1 होती है आपकी ओव्यूलेशन, मतलब अंडे का निकलना, ओवरी से अंडे का निकलना, दैट इज ओव्यूलेशन। इसको हिंदी में आप अंडोत्सर्जन बोलते हैं। सेकेंड वन इज होती है आपके फर्टिलाइजेशन, जिसे आप निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज होती है इम्प्लांटेशन, जिसे आप बोलते हैं प्रत्यारोपित होना या दाखिल करना। मतलब सबसे पहले अंडा निकला ओवेरी से, देन वो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड होता है। देन वो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका क्या होता है? इम्प्लांट होता है। वो आपके यूट्रस के जो फीमेल होती है, उसकी यूट्रस की वॉल पे जाके इम्प्लांट होता है। तो आज इन 3 मेन प्रोसेस को हम थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन एलटी ग्रेड में अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक ये यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ये प्रोसेस कब होगा? ये प्रोसेस तो तभी होगा ना जब हमारे पास क्या होगा? मेल गैमेट होगा एंड फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट मतलब मेल जर्म सेल, ठीक है। पुरुष का जो जर्म सेल होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। एंड फीमेल का जो जर्म सेल होता है, गैमेट होता है, वो क्या होता है? ओवम होता है। ये तो आपको पता ही है, ओवम होता है। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वी हैव स्पर्म। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो जाती है मेल्स में, तो हमें क्या मिलता है? शुक्राणु मिलता है, स्पर्म मिलता है। ये आपको पता है ना, समझते हैं ना आप। फीमेल गैमेट क्या होता है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस या अंड जनन की प्रक्रिया के बाद आपको क्या मिलता है? अंडा मिलता है, ओवम मिलता है, ओवा मिलता है, या इसे ओसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसाइट, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई भाई। फर्टिलाइजेशन किसका होता है बॉडी के अंदर? स्पर्म का एंड ओवम का। अगर हम न्यू बर्थ की बात करते हैं, न्यू बेबी की बात करते हैं, जाइगोट की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो वो कब बनता है? जब पुरुष का जो जर्म सेल है शुक्राणु वो, और जो फीमेल का जर्म सेल है ओवम वो दोनों जब मिलते हैं, तभी आपके एक न्यू बेबी का, एक न्यू सेल का, एक न्यू लाइफ का निर्माण होता है। तो मेल का क्या होता है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, उससे क्या मिलता है हमें? शुक्राणु, स्पर्म मिलता है। फीमेल्स में क्या होता है? ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है, अंड जनन की प्रोसेस होती है, जिससे हमें क्या मिलता है? अंडाणु, ओवम, ओसाइट, ओवा, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। चलिए, समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आपकी ओवरी है। ओवरी, ओवरी से आपके क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं आप? ओव्यूलेशन। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई आपके ओव्यूलेशन।
अब क्या होता है, जो ओवरी से जब आपके ओसाइट या ओवम निकलता है तो सक्ड अप बाय फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, आपके फैलोपियन ट्यूब है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैं बता दूं, और मैं डिटेल्ड में आपको इसमें बताऊंगी जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट मैं अब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी। तब मैं आपको फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बताऊंगी, उसकी लेंथ बताऊंगी, उसका डायमीटर बताऊंगी, उसके और क्या क्या नाम है वो भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए, फिलहाल तो फैलोपियन ट्यूब के आपके मेन पार्ट होते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट, ये वाला, सेकेंड वन इज इस्थमस, थर्ड वन इज एम्पुला, एंड द फोर्थ वन इज इन्फेंडिबुलम, एंड द फिफ्थ वन इज फिमराई। मेन 4 पार्ट होते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। ये वाला पार्ट जो था वो क्या था आपके, मैंने बताया अभी, इंटरस्टिशियम पार्ट या इंटरस्टिशियल पार्ट आप इसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट आपके होता है इस्थमस, तीसरा पार्ट आपके होता है एम्पुला। अब वाई, मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है, तो आप बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब को जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, आपके यूटेराइन ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। अगर और डिटेल में एग्जामिनर जाएगा तो वो आपसे पूछेगा फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, एम्पुला पार्ट में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में संपन्न होती है। और नेक्स्ट पार्ट आपके होता है इन्फेंडिबुलम, और इन द लास्ट वन पार्ट होता है आपके फिमराई। ये फिमराई जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यही जो होते हैं आपके ओवरी से ओवम को सक्ड अप कर लेते हैं, मतलब अब फैलोपियन ट्यूब में ले आते हैं। ओवम फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से फिमराई के थ्रू एंटर करता है, ठीक है। तो अब जो ओवम होता है वो कहाँ पहुँचता है, आपके एम्पुला में पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में पहुँचता है, और यहीं पे जो है आपके स्पर्म जो है वो मिलता है ओवम को, और यहाँ पर आपके निर्माण होता है किसका, जाइगोट का। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपके कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में संपन्न होती है, एम्पुला में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। स्पर्म वजाइना से एंटर करते हैं और कहाँ जाके मिलते हैं ओवम को, फैलोपियन ट्यूब में। अब स्पर्म के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। आई होप आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अब आप स्पर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी मैं इस वाले डायग्राम पे भी आती हूँ, ये मेन डायग्राम है, यहाँ पर भी फिर भी आप देख लीजिए, ये ओवेरी है, ठीक है। छोटे छोटे जो बने हुए हैं, ये आपके ओवम आ गया, ये आपके जाइगोट बन गया, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म से। ये देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, लाइक जैसे सेकेंडरी ओसाइट होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ये जो ओवम है इसको सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी बहुत डिटेल्ड में जब हम ओवम और स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आपको जिसमें मैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाऊंगी आपको, तब आपको वहाँ पता चलेगा इसको सेकेंडरी ओसाइट क्यों बोलते हैं, फर्स्ट ओसाइट या प्राइमरी ओसाइट क्यों नहीं बोलते। बिकॉज ऑफ डिवीजन, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर आपको ये अपना पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है। सेल डिवीजन, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन या माइटोसिस और मियोटिस डिवीजन क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। आपको इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप वो नहीं समझेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए, इस डायग्राम पे हम बाद में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं थोड़ा सा स्पर्म के बारे में। स्पर्म कैसे एंट्री लेते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, तो ड्यू टू कोइटल एक्ट। अब कोइटल एक्ट क्या होता है, सिंपल आप समझ लीजिए हिंदी भाषा में, सेक्स करना, मेल एंड फीमेल का सेक्स करना आपस में, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, इंटीमेट होना। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दें तो द सेक्सुअल एक्ट इन विच अ मैन पुट्स हिज पेनिस इनटू वुमेन वजाइना, ठीक है। सिंपल आप समझते हैं, जो मेल एंड फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसको आप कोइटल एक्ट बोलते हैं। उसी के थ्रू तो आपकी वजाइना में, फीमेल की वजाइना में जो है स्पर्म एंटर कर पाते हैं, ठीक है। तो कितने स्पर्म एंटर कर पाते हैं, 20 मिलियन स्पर्म होते हैं आपके पर ml। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप समझते जाइएगा। 1 ml में कितने स्पर्म होते हैं आपके, 20 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है, जो एंटर करते हैं वजाइना के थ्रू। काफ़ी कुछ तो बाहर भी निकल जाते हैं। फिर क्या होता है आपके, यही स्पर्म आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर लेते हैं, जिसमें से केवल 1000 स्पर्म जो है, 1000 स्पर्म यूटेराइन ट्रैक्ट या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। कितने पहुंच पाते हैं, 1000 जो स्पर्म है वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, यूटेराइन ट्रैक्ट तक पहुंच पाते हैं। इन 1000 में से भी
200 से 500 जो है वो केवल ओवम तक पहुंच पाते हैं। कितने पहुंच पाते हैं ओवम तक? 200 से 500 तक। कितनों ने एंट्री ली? 20 मिलियन। ठीक है, कितने जेनाइटल ट्रैक में पहुंचे, मतलब वजाइना में, वजाइना से अंदर जा रहे हैं 1000। 1000 में से भी कितने फैलोपियन ट्यूब में ओवम तक पहुंच पाए? केवल 500। और इन 500 में से भी केवल एक स्पर्म होता है जो फीमेल ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है। इनमें से केवल एक ही ओवम फर्टिलाइज करता है। ठीक है, अब देखिए, स्पर्म जब रिलीज होकर ओवम तक पहुंचते हैं, स्पर्म मेल की बॉडी से निकल गए और फीमेल की बॉडी में एंटर कर गए, रिलीज हो गए, ओवम तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ आपके फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? उस प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? ये प्रोसेस जो है कैपेसिटेशन की, ये प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ये प्रोसेस क्या करती है? ये प्रोसेस स्पर्म को रेडी करती है फर्टिलाइज करने के लिए। क्यों कोई एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाता है? बिकॉज ऑफ ये प्रोसेस किसी एक ही, जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है स्पर्म की, उसमें मतलब पूरी होती है, कंप्लीट होती है। और ये कैपेसिटेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये स्पर्म को रेडी करती है, ठीक है, फर्टिलाइज करने के लिए। एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, बाकी सारे बेकार चले जाते हैं। अब क्या होता है? जो एग होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आप पे बना के समझाती हूँ। भाई ये क्या है? मान लीजिए ओवम है, ये एग है, तो ये इसकी क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और ये आपके क्या है? स्पर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्पर्म एंट्री लेता है तो यहाँ पर जो होता है आपके ओवम में, हाइलोरोनिक एसिड की एक कवर होती है। इसको क्या बोलते हैं? हाइलोरोनिक एसिड की एक सरफेस होती है। इस सरफेस को तोड़ने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम से, अब आप बोलेंगे मैम एक्रोसोम क्या होता है? तो मैंने आपको बोला, अभी आप सिर्फ यहाँ समझिए, जब आप स्पर्म और ओवम का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी ना बहुत डिटेल्ड में, तब मैं आपको बताऊंगी कि एक्रोसोम क्या होता है। सिंपल आपको समझना है कि स्पर्म को एंट्री लेनी है, इसमें ओवम में एंट्री लेनी है, तो लेकिन सरफेस पे क्या है? यहाँ पे ओवम में एक हाइलोरोनिक एसिड की सरफेस होती है, मतलब एक दीवार समझ लीजिए आप है। उस दीवार को तोड़ने के लिए एक्रोसोम से, स्पर्म के एक्रोसोम से हाइलोरोनिडेज एंजाइम होते हैं, वो निकलते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है? वो इस ओवम की कवरिंग को तोड़ता है और उसमें एंटर कर जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फीमेल की जो ओवम है उसके बाहर किस चीज़ की सरफेस होती है? हाइलोरोनिक एसिड की सरफेस होती है। हाइलोरोनिक एसिड को मेल के अंदर क्या पाया जाता है? हाइलोरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। हाइलोरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है? वो ओवम की जो वो कवरिंग है उसको तोड़ता है और एंटर कर जाता है। अब जब वो एंटर कर जाता है तो फिर क्या होता है? केवल एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है ओवम के अंदर। जब वो एंटर करता है ओवम में, हाइलोरोनिक एसिड की दीवार को तोड़ के जब वो एंटर कर जाता है, किसकी वजह से? हाइलोरोनिडेज एंजाइम की वजह से वो एंटर कर पाता है। फिर ओवम में क्या होता है? जब कोई चीज किसी में एंटर करेगी तो क्या होता है? ओवम के अंदर क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे स्पर्म जो एंटर किया था वहां पे सरफेस ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। मैं देखिए आपको बताती हूँ, फिर से आप समझिए। ये क्या है? ओवम है फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी सरफेस है। सरफेस मतलब बाहरी दीवार, ठीक है। ये बाहरी दीवार किसकी बनी हुई है? हाइलोरोनिक एसिड की बनी हुई है। जब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर गया, मान लीजिए एंटर कर गया पूरा स्पर्म, ये दीवार तोड़ के स्पर्म इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है? जो ये दीवार तो टूट गई, स्पर्म एंटर कर गया, अगर दीवार खुली रह जाएगी तो और भी स्पर्म एंटर कर जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए क्या होता है? ओवम के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज होता है और वो क्या करता है? वो इस सरफेस को बहुत ज़्यादा, जहाँ से स्पर्म ने एंट्री ली थी उसको ब्लॉक कर देता है और इसको हार्ड कर देता है, ठीक है। उसके बाहर के सरफेस को हार्ड कर देता है, जहाँ से स्पर्म अंदर आया था उस एरिया को ब्लॉक कर देता है। इसको बोलते हैं आपके ओलिमा ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसे? ओलिमा ब्लॉक। ओलिमा ब्लॉक बोलते हैं, या इसको जोना हार्डिंग बोलते हैं, या जोना रिएक्शन बोलते हैं। क्यों इसे जोना हार्डिंग और जोना रिएक्शन बोलते हैं? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जोना हार्डनिंग बोलते हैं, मतलब वो कवर, जो वो लेयर थी बाहर की, वो बहुत हार्ड हो जाती है। ये आपको भी पता है क्यों हार्ड हो जाती है? ताकि दूसरा स्पर्म एंटर ना कर पाए और स्पर्म एंटर ना कर पाए, ठीक है। अब वाई इसको हम जोना हार्डनिंग और जोना रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ
जो ओवम होता है, ओवम में 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी जो बीच वाली लेयर होती है उसको जोना पैरासोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पैरासोडा। किसकी लेयर होती है ओवम में? जोना पैरासोडा की लेयर होती है, ठीक है। यही जोना पैरासोडा जो होता है, इसके ही आप समझ लीजिए, एक रफली आप एक बात समझ लीजिए बस, इसी जोना पैरासोडा की लेयर जो होती है ये हार्ड हो जाती है। इसके ऊपर जो हाइलोरोनिक एसिड होता है वो तो टूट गया, स्पर्म ने एंट्री कर ली, तो अब जो है वो सुरक्षा कौन देता है आपको? जोना पैरासोडा देता है ओवम को सुरक्षा, ठीक है। जोना पैरासोडा की लेयर हार्ड हो जाती है, उसको आप जोना हार्डनिंग बोलिए, जोना रिएक्शन बोलिए, या ओलिमा ब्लॉक बोलिए। वो दीवार बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, दूसरी चीज एंटर नहीं कर पाएगी, दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। समझ में आया क्यों? पॉलीस्पर्मी से बचाने के लिए। पॉलीस्पर्मी मतलब और स्पर्म एंटर ना कर पाए, पॉली मतलब बहुत सारे स्पर्म एंटर ना कर पाए, केवल एक ही जो एंटर कर चुका है वही अंदर रहे। तो जो जोना पैरासोडा की लेयर होती है वो क्या प्रोवाइड करती है ओवम को? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया पहले आपको? ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। वीडियो को आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जितना मन करे उतना देखिए, उसको डिटेल में समझिए। अभी आपने कितना समझा, आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी तो मैंने आपको केवल ये बताया कि कैसे एंट्री ली, क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, ये भी मेन टॉपिक ही था, ऐसा नहीं है कि ये मेन टॉपिक नहीं था। अब क्या हुआ? दोनों चीजें क्या हो गई यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन हो गया, ये बन गया आपके जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बन गया। कैसे बना? जो ओवम था किसकी सरफेस थी? हाइलोरोनिक एसिड की सरफेस थी। उसके अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है? जोना पैरासोडा की लेयर पाई जाती है। हाइलोरोनिक एसिड की दीवार को भेद करके जो स्पर्म है वो अंदर आ जाता है। उसमें क्या इंक्रीज होता है? इंट्रा, मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? आपके इंट्रा साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम जब इंक्रीज होता है तो उससे क्या हो जाता है? वो जो जोना पैरासोडा था वो बहुत हार्ड हो जाता है, ओलिमा ब्लॉक बन जाता है वहां पर, ताकि दूसरा स्पर्म पॉलीस्पर्मी से बचाया जा सके, कोई और स्पर्म्स एंटर ना कर पाए। और क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके एलटी ग्रेड में, हैप्लॉइड नंबर। देखिए, स्पर्म एंड जो आपके ओवम होता है ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल मतलब सिंगल क्रोमोसोम्स, ये मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड सेल होता है। जाइगोट क्या है? आपके डिप्लॉइड सेल है। हमारी इवन जितनी भी बॉडी की सेल हैं वो डिप्लॉइड सेल हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन हैप्लॉइड सेल का मतलब इसमें केवल 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स आपके केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? स्पर्म में पाए जाते हैं और ओवम में पाए जाते हैं, और दोनों के मिलके बच्चे को मिलते हैं जाइगोट में। ये मैंने आपको माइटोसिस डिवीजन में बताया है, ठीक है। जब मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन बताया है कि वो कैसे होता है, तो वो आप वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, आपके जाइगोट फॉर्म हो गया। ये जो जाइगोट होता है, ड्यूरेशन की भी एक बार बात कर लेते हैं। फीमेल की प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 40 वीक्स का होता है, 280 डेज का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। कितने होते हैं? 40 वीक्स का होता है एंड 280 डेज का होता है। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है नॉर्मली, जो आपके बर्थ पीरियड होता है, एंटायर लेंथ ऑफ ह्यूमन डिलीवरी होती है, ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है वो आपका इतना होता है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा साइज से नॉर्मली बड़ा होता है। मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मल जो साइज होना चाहिए सेल का वो नहीं होता, बल्कि इसका साइज काफी बड़ा होता है। तो इट अंडरगोस रिपीटेड सेल डिवीजन। अब इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक, मतलब समसूत्री विभाजन। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली बता देती हूँ। आप छोटे बच्चों को देखते हैं, वो बढ़ता कैसे चला जाता है, आपकी हाइट कैसे बढ़ती चली गई? बिकॉज ऑफ समसूत्री विभाजन। मैंने आपको समझाया है ना, एक सेल समान सेल में टूट रही है, इट इज कॉल्ड समसूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। बट मियोटिक डिवीजन जो होता है, जो आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो केवल और केवल आपके रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती है? स्पर्म एंड ओवम। दैट्स व्हाई दे आर हैप्लॉइड सेल। और जो जाइगोट है वो क्या बन गया? आप डिप्लॉइड सेल। अब क्या होगा? ये जो सेल है ये बहुत बड़ा बना है, इसको नॉर्मल साइज में आने के लिए क्या होगा? इसमें सेल डिवीजन होगा। इस सेल डिवीजन को आपके कहते हैं क्लीवेज डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन। यहाँ पे जो ये एक सेल था ये 2 सेल में
टूटेगा, 4 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी, इसके बाद आपके 16 सेल स्टेज आएगी, 64 सेल स्टेज आएगी, और ये 64 सेल स्टेज तक रहता है। मतलब जो सेल है वो आपके क्या हो रहा है, नॉर्मल साइज में आने के लिए टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन होता जा रहा है। तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज को आपके बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो जाइगोट फॉर्म हो गया इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे 0 डे या 1 डे। 0 डे भाई, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14 to 15 डेज बाद, 15 डेज बाद आपकी क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन का डे जो होता है वो 0 डे काउंट होता है या 1 डे काउंट होता है, ठीक है। अब आपके जो है क्लीवेज डिवीजन हुआ, किस क्या क्या हुआ, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, 2 सेल स्टेज बन रही है, 4 सेल स्टेज बन रही है, मतलब सेल आपके टूटता जा रहा है। पहले 2 में टूटा, फिर 4 में टूटा, फिर 8 में टूटा, फिर 16 में टूटा, फिर 64 में टूटा। अब नॉर्मली ऐसा समझिए, नॉर्मल साधारण भाषा में, और ये चलता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे कॉम्पैक्शन बोलते हैं। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है, आपके मोरेला फॉर्म होता है। ये जो मोरेला है, ये मोरेला क्या होता है, ये मोरेला फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, एक कॉम्पैक्शन होता है, सिंपल आप यहाँ पर समझिए कैसे मोरेला फॉर्म होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। सेल टूट रहा है ना, तो अब बहुत सारी सेल होगी, मान लीजिए 64 सेल है, आपके मोरेला फॉर्म हो रहा है। तो क्या होता है भाई, बाहर तो किसकी लेयर है, ज़ोना पैलिसोडा की। ओवम के बाहर किसकी लेयर है, ज़ोना पैलिसोडा की, जो इसे किससे प्रिवेंट कर रही है कि ये यूट्रस की बजाय कहीं और बाहर कहीं पे इम्प्लांट ना हो जाए, आके यूट्रस में ही इम्प्लांट हो, ठीक है। और बाकी पॉलीस्पर्मी से तो बचा ही रही थी, इसके अलावा ये भी प्रिवेंट करती है कि भाई फैलोपियन ट्यूब से जो आपके ओवम है, जो जाइगोट है सॉरी, वो यूट्रस तक इजीली पहुंच जाए और जाके यूट्रस में ही इम्प्लांट हो। अगर ज़ोना पैलिसोडा की लेयर नहीं होगी तो वो प्रिवेंट नहीं होगा ओवम, और वो कहीं भी जाके इम्प्लांट हो जाएगा, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ोना पैलिसोडा की लेयर है बाहर, इसके अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा था, तो बाहर की तरफ सेल ऐसे करके बहुत टाइटली बॉन्ड हो जाती हैं, ठीक है। इन सेल को बोलते हैं आपके आउटर सेल मास। क्या बोलते हैं? आउटर सेल मास। ये बाहर की ओर जो आपके सबसे बाहर पेरीफेरी में जो आपकी सेल्स होती हैं वो बहुत टाइटली आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। सबसे बाहर किसकी लेयर है? ज़ोना पैलिसोडा की। अंदर क्या हो जाता है, ये जो सेल हैं ये आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? आउटर सेल मास। क्लियर हो गया। और अंदर की जो सेल होती हैं वो लूजली कनेक्टेड होती हैं। लूजली मतलब इधर उधर फैली हुई होती हैं। इसको बोलते हैं इनर सेल मास। वाई, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आउटर सेल मास इनर सेल मास बनाते हैं। ये तो बन गया मोरेला। मोरेला के बाद बनता है आपके ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट किसे बोलते हैं आपको ये समझना जरूरी है। आउटर सेल मास हो गया, इनर सेल मास हो गया। अब देखिए, ये एक जीवित सेल है और आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, अभी इसमें प्लेसेंटा नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है, इसको नरिशमेंट की ज़रूरत है। इसको नरिशमेंट कौन देता है? तो आपने सुना होगा योग देता है यूट्रस के अंदर, उसको यूटेराइन मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेराइन मिल्क। एक तरीके से समझ लीजिए, एक कुदरती करिश्मा, एक सिक्रीशन है यूट्रस से जो होता है, उसे यूटेराइन मिल्क बोलते हैं। ये यूटेराइन मिल्क इसके अंदर आता है इसको नरिशमेंट देने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये जो स्टेज है ये किसकी हो गई? ये मोरेला की स्टेज हो गई, ठीक है। मोरेला की स्टेज हो गई, मोरेला बन गया है। अब मोरेला क्या होता है, धीरे धीरे मोरेला, इस मोरेला तक बनने में फर्टिलाइजेशन वाले ना, उसको हमने क्या बोला था? 0 डे, ठीक है। मोरेला बनने में लग जाते हैं कम से कम 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन लग जाते हैं मोरेला बनने में। अब क्या होता है, ये मोरेला धीरे धीरे यूटेराइन कैविटी में एंटर करता है। Once morula reach uterine cavity, the uterine cavity will be secreted a fluid known as uterine milk. मैंने आपको समझाया, यहाँ देखिए इमेजेस में। भाई क्या हुआ, जब जाइगोट बना, ये सेल नॉर्मल नहीं था, इसको साइज में नॉर्मल लाने के लिए क्या होता है? क्लीवेज डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन होता है। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। 72 घंटे हो गए, ठीक है। तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आपकी क्या फॉर्म होता है? मोरेला फॉर्म होता है। मोरेला में क्या होता है? इनर सेल मास होता है एंड आउटर सेल मास होता है। आउटर सेल मास क्या होता है? जो सेल होती हैं अंदर की वो टाइटली बाहर की तरफ बहुत टाइटली आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। इनर सेल मास में क्या होता है? लूज होती हैं, मतलब इधर उधर भाग रही होती हैं वो सेल। अब ये इसके बीच ये जो, अब देखिए ये एंट्री हो रही है ना, ये तो बड़े बड़े बने, ये देखिए मोरेला यहाँ तक आ चुका है। अब ये यूट्रस में एंट्री ले रहा है। जैसे ही यूट्रस में आने लगता है, और यूट्रस क्या दे रहा है इसे? यूट्राइन मिल्क।
कुछ तो देगा ना नरिशमेंट के लिए। तो यूट्रस से एक, आप समझ लीजिए, एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसे यूट्राइन मिल्क बोलते हैं। ये यूट्राइन मिल्क क्या करता है, ये इस मोरेला में एंटर करने लगता है और बीच में क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है। स्पेस ऑक्यूपाई इनर सेल मास के बीच में इकट्ठा होने लगता है, जिससे क्या होता है, ये जो इनर सेल मास होती हैं ये एक तरफ को धकेल जाती हैं। देखिए, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको, ये वाला देखिए आप पोर्शन, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे क्या है आपके, ये देखिए, ये मोरेला था, ये आउटर सेल मास है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर वाला जो बनी हुई है, और ये देखिए ये सब धकेल गई है और बीच में एक कैविटी सी बन गई है। ये अब बन गया ब्लास्टोसिस्ट। जब सिंपली आप समझ लीजिए मोरेला में क्या था, यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। मोरेला में क्या था, मोरेला में आपके सिंपल ये जो थी अरेंज थी, टाइटली थी अरेंज, इसको आउटर सेल मास बोलते हैं। सेल आपस में बहुत टाइटली अरेंज थी, ठीक है, और अंदर क्या थी, लूज सेल थी। अब यूट्रस से क्या आया, यूट्रस से क्या आ रहा है, मिल्क आ रहा है इसको नरिशमेंट देने के लिए। तो क्या हुआ, आउटर सेल मास तो ऐसे ही रहा जैसे टाइटली बॉन्ड रहा, और जोना बैलिसोडा की लेयर जो है वो खत्म होने लगी, धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगी, और जो इनर सेल मास था वो एक तरफ आ गया। आप किसी चीज में कोई चीज अगर एंट्री करेगी तो जो लूज होंगे वो सारे एक तरफ पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगेंगे ना, एक तरफ इकट्ठे होने लगेंगे। तो सेम ऐसा ही हो रहा है, ये वाली सेल्स जो हैं ये एक तरफ की तरफ पुश हो गई, और पुश हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कैविटी बन गई, एक खाली गुफा जैसी रह गई। इसमें वो यूट्राइन मिल्क जो होता है वो आके भर जाता है, और सेल को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, और ये बन जाता है आपके ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो लार्ज कैविटी है इसको वैसे ब्लास्टोसी बोलते हैं। सिंपली आप समझ लीजिए ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। मोरेला और ब्लास्टोसी मिलके ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। ये भाई मोरेला था, एक तरफ हो गया इनर सेल मास, एक तरफ इकट्ठा हो गया, बीच में क्या हो गया, यूट्राइन मिल्क भर गया उसको नरिशमेंट देने के लिए, और ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये समझ लीजिए आप 32 से 64 सेल होती हैं इसके अंदर, ठीक है। 64 सेल स्टेज इसको बोलते हैं। इम्प्लांट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो अब अगर आप ब्रॉड डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन। अगर आपसे और डिटेल में पूछेगा तो ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज डिवीजन, मोरेला, ब्लास्टोसिस्ट, देन इम्प्लांटेशन। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? ये है आपके प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये आपके इम्प्लांट होता है। दूसरी चीज आप और समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर इमेज में इनर सेल मास को आपके एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अंदर क्या भरा हुआ है, यूट्राइन मिल्क भरा हुआ है। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आ गया और यहाँ पर ये इम्प्लांट हो गया है। तो एक यहाँ पर भी है डायग्राम। इन आउटर सेल मास को आपके बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। अब इसको ट्रोपोब्लास्ट क्यों बोलते हैं, और इनर सेल मास को बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। क्यों, क्योंकि यही दोनों लेयर ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। कहाँ से आंखें बनी, कहाँ से नाक बनी, कहाँ से प्लेसेंटा फॉर्म हुआ, कहाँ से अम्बिलिकल फॉर्म हुआ, कभी आपने सोचा है? यही दोनों लेयर फॉर्म करती हैं। आउटर सेल मास बनाता है आपके प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपो टर्म इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है। सो आउटर सेल मास नाउ एक्टिंग एज अ न्यूट्रिटिव लेयर। जो आउटर सेल मास है, जो आउटर सेल मास मतलब आउटर में जो आपके सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, इनसे क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है जो नरिशमेंट देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपो टर्म इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो इनर सेल मास होता है, जो आपकी ये इनर सेल मास है, आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ इकट्ठा हो गया है, ये बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, और यही ब्लास्टोसिस जो है ये इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल पे। ये दिख रहा है आपको, ये इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। मतलब वहां पे जाके प्रत्यारोपित हो जाता है, और कुछ दिन तक इसमें जो है नरिशमेंट कौन देता है, वो यूटेराइन मिल्क ही देता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, और फिर आपके एम्ब्रियो से क्या बनते हैं, आंख, नाक, कान, पूरा बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है एम्ब्रियोब्लास्ट से, और आउटर सेल मास जिसको ट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है, इससे क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, जो मां से जुड़ता है और फिर बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड देता है। दैट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको?
और ज़ोना पैरासोटा की जो लेयर थी वो क्या होती है, वो गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, उसको बोलते हैं ज़ोना हैचिंग। उसकी भी एक टर्म है, उसको बोलते हैं ज़ोना हैचिंग। क्या बोलते हैं, ज़ोना हैचिंग। ज़ोना हैचिंग की प्रोसेस मतलब ज़ोना पैरासोटा की लेयर खत्म हो गई। फिर से देखिए, यहाँ से ओवम स्टार्ट हुए, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला पार्ट में, जाइगोट बना। जाइगोट में क्या होता है, फर्दर सेल डिवीजन होता है। इतना ये जो ज़ोना पैरासोटा की लेयर यहीं पे फॉर्म हो जाती है। ज़ोना पैरासोटा क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवम को। किस चीज़ से प्रिवेंट करता है कि वही वो कहीं यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही प्रत्यारोपित ना हो जाए, इम्प्लांट ना हो जाए, ठीक है। वो उसे सेफली कहाँ तक लेकर आता है, यूट्रस तक लेकर आता है। जब यूट्रस में एंटर करने वाला होता है तो मोरेला बन जाता है। मोरेला में क्या होता है, 2 सेल मास हो जाते हैं, आउटर सेल मास, इनर सेल मास। आउटर सेल मास क्या करता है, हाईली बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, और इनर सेल मास लूजली होता है। अब जब ये यूट्रस में एंट्री करने लगा तो यूटराइन जो वॉल है, जो यूटराइन है, यूट्रस है, वो एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ सिक्रीट करते हैं, जिससे आप योक बोलिए या यूट्राइन मिल्क बोलिए। वो कहाँ भरने लगता है, वो मोरेला में भरने लगता है। क्यों, क्योंकि उसे नरिशमेंट देना है, वो एक जीवित सेल है। जब वो भरने लगता है तो उससे क्या होता है, आउटर सेल मास तो अपनी जगह रहता है, इनर सेल मास एक तरफ धकेल जाता है, क्योंकि वो बीच में क्या करने लगता है, स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है ना। स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है, तब वो मोरेला से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो लास्ट में जाके आपके इम्प्लांट होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को नीडेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। नीडेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को आपके नीडेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। नीडेशन या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, इम्प्लांटेशन जब होता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, उसे हार्टमैन साइन बोलते हैं। ये ऐसी टर्म है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। हार्टमैन साइन, उसे हार्टमैन साइन बोलते हैं। हार्टमैन साइन क्या है, इम्प्लांटेशन के थ्रू जब कभी कभी क्या होता है, जब वो यूट्रस में एंट्री करता है, जो आपके ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, जब वो इम्प्लांट होता है तो वो पूरी तरीके से यूट्रस वॉल के अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है, कवर अप सा हो जाता है उसका, बिल्कुल यूट्रस की भी बहुत लेयर होती हैं, वो दूसरी लेयर तक यूट्रस में चला जाता है, तो बिल्कुल कवर अप हो जाता है, ठीक है। फिर ऊपर को निकल के आता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जाइगोट का पीरियड आपको समझ में आया, फिर क्या बन जाता है। इसीलिए 0 to 2 वीक जो होता है वो जाइगोटिक पीरियड कहलाता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पीरियड था आपके, ये था बिल्कुल 0 डे, 1 डे, या 0 डे बोलिए आप, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट होते होते आपके जो है 5 दिन हो जाते हैं, 5वें दिन में आपके ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आपके 7वें दिन में स्टार्ट होती है। 6 से 7वें दिन में आप समझ लीजिए इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कहाँ से 6वां-7वां दिन, फर्टिलाइजेशन से 6ठा या 7वां दिन, नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से 6ठा या 7वें दिन में आपके इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, और होते होते इसे 10 से 11 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 10 से 11 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए जाइगोटिक पीरियड जो है वो आपके 0 to 2 वीक का बोला जाता है। एंड द ब्रॉड डिवीजन 2 होते हैं आपके, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फीटस। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। इनर सेल मास क्या देती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती हैं, एम्ब्रियो बनाती हैं, इसीलिए उसको एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोला जाता है आपके इनर सेल मास को। और आउटर सेल मास जो है आपके क्या बनाता है, आउटर सेल मास आपके प्लेसेंटा फॉर्म करता है, इसलिए उसे ट्रोफियो एक्टोडर्म भी बोलते हैं या ट्रोपोब्लास्ट भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अब आपको, ठीक है। और ज़ोना हैचिंग क्या है, ज़ोना पैरासोटा की लेयर अब खत्म हो जाती है, क्योंकि ज़ोना पैरासोटा क्या कर रही थी, प्रिवेंट कर रही थी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टोसिस्ट बनने तक क्या कर रही थी, ओवम को, वो सॉरी जाइगोट को प्रिवेंट कर रही थी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये टॉपिक समझ में आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।